हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट, इसका जो है कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 है और ये बिल्कुल नए सिलेबस पे आधारित है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि ये ओनली पेट के लिए है। आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब सारे के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सामान्य अध्ययन का होगा और ये रोजाना कब आता है? रोजाना शाम के टाइम 6 बजे आती है टेस्ट। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जो है कि शाम के टाइम 6 बजे आता है। तो आप लोग जो है कि 6 बजे जो है कि यूट्यूब पे आ जाइए या फिर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस किया है तो उनको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन जिनको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप लोग जो है कि 6 बजे आ जाइए, आपको यह प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। देखिए आप लोग शेयर भी क्या कीजिए। सबसे पहले तो आप देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है, आप जो है कि अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, तो कम से कम अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्राम स्तर पे। देखिए बात की जा रही है पंचायती राज व्यवस्था की। देखिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है कि बहुत सारे लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया और बहुत सारी समितियां भी गठित की गई थी। ठीक है, लेकिन जो अभी आज के डेट में पंचायती राज व्यवस्था चल रहा है वो किसका चल रहा है? किसका सुझाव दिया हुआ? तो वो चल रहा है बलवंत राय मेहता का। बलवंत राय मेहता समिति जो है कि गठित की गई थी और उसका जो है कि अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर यह बलवंत राय मेहता समिति है। तो इसका गठन किया गया था 1956 में। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1957 में। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया तो उसमें क्या बताया कि ये जो है ना पंचायती राज व्यवस्था ये त्रिस्तरीय होना चाहिए। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव दिया इन्होंने। देखिए इन्होंने क्या किया कि ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत होना चाहिए। प्रखंड स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पे क्या होना चाहिए? तो पंचायत समिति होना चाहिए। और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। और यही आज के डेट में चल रहा है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति का गठन जो है कि किस स्तर पे किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ब्लॉक स्तर पर या फिर प्रखंड स्तर पे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। 40 डिग्री, -40 डिग्री, -34 डिग्री, -140 डिग्री। देखिए पूछा जा रहा है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक जो है कि फ़ारेनहाइट पे और सेल्सियस पे क्या होता है? दोनों पैमाने पे वही होता है, मतलब समान होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आया है एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस इन दोनों में जो है कि किस तापमान पर जो है कि समान रहता है इसका। तो देखिए अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है C इक्वल टू आपका होता है F-32 का ये जो है कि 5/9। ठीक है, देखिए अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा आपका 9C हो जाएगा, ये 5F हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये हो जाएगा 160। देखिए ये पूछा जा रहा है कि किस पैमाने पे दोनों का समान होता है। तो देखिए इसको C मान लीजिए या फिर इसको F मान लीजिए, मतलब दोनों को किसी पैमाने पे मान लीजिए। मान लीजिए C को ही F मान लीजिए या F को C मान लीजिए। तो अगर हम F को C मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका C। तो 9C माइनस हो जाएगा 5C इक्वल टू हो जाएगा -160। अब 9 में से 5 जाएगा, हो जाएगा आपका 4C बराबर -160। तो C इक्वल टू हो जाएगा -160/4, मतलब कि 40। तो ये हो जाएगा आपका कितना? C इक्वल टू -40। या C रखिए या फिर F रखिए, मतलब -40 डिग्री पे क्या होगा? फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों का तापमान क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? कार्निया, एकिकियस ह्यूमर, लेंस, कचाव द्रव, ब्रिटियस ह्यूमर। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? वो है ये सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का लेंस होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से बूझा हुआ चूना कौन सा है? CaOH का ट्वाइस, CaO, CaCO3, CaCl2। देखिए बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है आपका CaOH ट्वाइस।
ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि रंगहीन क्रिस्टल या सफेद पाउडर होता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े। देखिए इसमें से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कि उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? वो कौन सा है अंग? तो वो है आपका गुर्दा, किडनी, ठीक है। देखिए इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि मूत्र उत्पादन करना और रक्त शोधन का भी काम करता है ये गुर्दा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका तीसरा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मानव शरीर की कौन सी वह ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है? तो वो ग्रंथि है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सी, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, अस्तेय, अपरिग्रह। महात्मा बुद्ध इनमें से क्या नहीं मानते थे ये? तो ये जो है कि महात्मा बुद्ध जो है कि ईश्वर की सत्यता को नहीं मानते थे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ईश्वर की सत्यता को नहीं मानते थे, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म मूलतः जो है कि अनिश्वरवादी है, क्योंकि इसमें ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया जाता है, ठीक है। इसे अनात्मवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ? डेरियस प्रथम, साइरस, सेल्पुकस, अलेक्जेंडर। देखिए 326 ईसा पूर्व की बात की जा रही है, इसमें भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ, ठीक है। तो यह हुआ था अलेक्जेंडर द ग्रेट के नेतृत्व में, ठीक है। देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट ये जो है कि मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था ये, और इसने जो है कि 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारतीय राजा पोरस के साथ ये युद्ध किया था, ठीक है। और इस युद्ध में पोरस की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। और इस युद्ध को और नाम से जानते हैं, किस किस नाम से? तो इस नाम से जानते हैं बिस्तता के युद्ध या हाइडेस पीज का युद्ध, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। सूफी आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? जैन, यहूदी, इस्लाम, ईसाई। देखिए सूफी आंदोलन का संबंध जो है कि किस धर्म से है? तो इसका है आपका किस धर्म से? तो ये इस्लाम धर्म से है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मुरीद कहा जाता है। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें हम मुरीद कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना? देखिए अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो इन्होंने 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला। कब? 1828। ये बंगाल का गवर्नर जनरल, ना कि भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। 1828 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग, चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है कि यह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य संभाला। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल और एक संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कि 1828 में, और संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाई, ठीक है। देखिए क्योंकि इस अधिनियम के तहत जो है कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन, जो ब्रिटिश प्रशासक था वो केंद्रीकरण के रूप में ये हुआ, ठीक है। तो इस वजह से बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड अकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
कौन सा वो गवर्नर जनरल था जो कि भारत में डाक टिकटों की शुरुआत किया? देखिए, डाक टिकटों की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम किया। क्या काम किया? देखिए, डाक टिकट का इसके कार्यकाल में शुरुआत किया इन्होंने ही। दूसरी बात, रेल सेवा इन्होंने ही शुरुआत किया। तार सेवा इन्होंने ही शुरुआत किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट की शुरुआत, रेल की शुरुआत और तार की शुरुआत की। देखिए, रेल की शुरुआत ये कब? अच्छा ये बताइए, भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चलाई गई थी, मतलब कहाँ से कहाँ तक? देखिए, भारत में जो है कि सबसे पहले रेल जो है कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलाई गई थी। ठीक है, सबसे पहले रेल, और इन्हीं के कार्यकाल में चलाई गई थी। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव। इनकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया? देखिए, अगर हम बात करें इनकलाब जिंदाबाद की, तो ये जो है कि एक क्या है? उर्दू वाक्यांश है, और ये जो है कि लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन का ये रूपांतरण है, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है। देखिए, इस स्लोगन को का निर्माण जो है कि हसरत मोहानी के द्वारा किया गया था। जो स्लोगन था आपका लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, इसका जो है कि किसके द्वारा किया गया था निर्माण? ये हसरत मोहानी के द्वारा जो है कि किया गया था। लेकिन इस नारा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इस नारा का सबसे पहले प्रयोग जो है कि भगत सिंह ने किया। कब? ये जो है कि आपका 1929 ईस्वी में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद किया इनकलाब जिंदाबाद नारा का शुरुआत। ठीक है, भगत सिंह ने। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ पटेल। देखिए, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया? यो किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए, राजा राम मोहन राय जी ने ये जो है कि 1828 में किसकी स्थापना किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है। और राजा राम मोहन राय जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो वर्नाकुलर एजुकेशन था उसका इन्होंने काफी विरोध किया, और इस बात पर बल दिया कि भारत में संस्कृत के स्थान पर और किसके स्थान पे? और ये फारसी के स्थान पे, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। इन्होंने जो है कि वैज्ञानिक शिक्षा आरंभ करने की सब का भी समर्थन किया, और इनके ही प्रयासों से 1817 ईस्वी में कहाँ? कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, मैकाले। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा। देखिए, ये ब्रिटिश अधिवक्ता थे, और 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन का नेतृत्व जो है कि महात्मा गांधी जी ने नहीं किया, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1942 में हुआ, इसमें भी था। और सहयोग आंदोलन की हम बात करें तो ये कब हुआ? ये 1920 में हुआ, 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। इन सब सारे में महात्मा गांधी जी नेतृत्व किए, लेकिन स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व नहीं किया। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो है कि ये 16 अक्टूबर 1905 में को बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, तब जो है कि बंगाल के जो लोग थे वो स्वदेशी आंदोलन शुरू किए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किए। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्वदेशी आंदोलन की में अहम भूमिका निभाई थी। स्वदेशी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अहम भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। पूछा जा रहा है कि सही मेल है। देखिए, अभी हम लोगों ने पूछा कि स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है,
देखिए 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और इसने जब प्रस्ताव पारित किया तो विभाजन का काफी विरोध हुआ और बंगाल में के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अहम भूमिका निभाई। देखिए 20 जुलाई 1905 इसमें क्या हुआ, ये बिल पास हुआ। ठीक है, ये पारित हुआ 20 जुलाई 1905, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब हुआ, मतलब ये बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ठीक है, ये दोनों डेट याद रखिएगा आप लोग। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है जाड़ा में, गर्मी में, बसंत काल में, इनमें से कोई नहीं। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है ये बढ़ सकती है कब, वो गर्मी में। देखिए क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं और ये बहुत पतली एवं अस्थायी परत होती है और ये गर्मी में बढ़ जाती है। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से मतलब कौन सा नंबर का एक ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन सी है बट ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। सौर प्रणाली में पृथ्वी जो है सूर्य से मतलब कौन से नंबर पे है, पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर पे है। देखिए यहाँ पे सूर्य है आपका। ठीक है, उसके बाद से पहला नंबर पे कौन आता है, बुध। ठीक है, दूसरे पे कौन सा आता है, शुक्र। तीसरे पे आपका पृथ्वी आती है। चौथे पे कौन आता है, मंगल आता है। उसके बाद से कौन आता है, बृहस्पति आता है। उसके बाद से शनि आता है। उसके बाद से अरुण आता है। उसके बाद से वरुण आता है। देखिए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी ये कौन सा नंबर की है, तो ये है आपकी तीसरे नंबर की। सौर प्रणाली में पृथ्वी हमारे सूर्य से ग्रहों में किस नंबर पे है, तो ये तीसरे नंबर की है। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है, कोटा, जोधपुर, रामगंज मंडी, सवाई माधोपुर। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है, तो ये है राजस्थान के कौन सा, जोधपुर शहर से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च का उत्पादन किया जाता है, इसलिए मसाला बगीचा कहते हैं जोधपुर को। ठीक है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। पूछा जा रहा है कि हिमालय का कौन सा वो शिखर है जो कि भारत के अंतर्गत आता है। देखिए अगर हम मकालू की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये है आपका नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। 8,481 मीटर जो है कि मकालू की हाइट है। और ये कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। अगर हम बात करें धौलागिरी की, तो धौलागिरी कहाँ है, ये भी आपका नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,172 मीटर। ठीक है, अन्नपूर्णा ये कहाँ पे है, ये भी नेपाल में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे है, तो ये है आपका सिक्किम और नेपाल की सीमा पे। मतलब इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो ये भारत में, सिक्किम और नेपाल की सीमा पे ये स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है, तो ये 8,598 मीटर है। ये शब्द याद कीजिएगा, इसकी हाइट भी आता है। ठीक है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये भी आता है। तो पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे है, भारत के अंतर्गत आता है, कौन सा, तो वो आता है कंचनजंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है, तो वो देता है अनुच्छेद 16। ठीक है, इसके तहत जो है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको आरक्षण उपलब्ध कराता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहां स्थित है, कहां पे, बिहार में, मुंबई में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र ये कहां पे सिचुएटेड है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।
देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप लोग कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।